जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। चलिए बच्चों, रेडी हो जाइए जल्दी से। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग आज जो है हम लोग का ये 3.5 का चौथा क्लास होगा। ठीक है, चलिए तैयार हो गए होंगे आप लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है कंप्लीट करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछले 3 क्लास में हम कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। तो किस विधि आपको अधिक उपयुक्त लगता है? ठीक है, तो देखिए ध्यान रखना है, आपको एग्ज़ाम में वहाँ पे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप दोनों विधि से बनाइए और आप अपना फीडबैक दीजिए कि नहीं आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है। वहाँ पे ये चीज़ नहीं पूछा जाएगा। सीधा वहाँ पे है ना, टू द पॉइंट पूछा जाता है कि या तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या तो ग्राफिया विधि से हल कीजिए, या विलोपन विधि से हल कीजिए, या फिर ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। जो भी विधि से हल करने के लिए कहा जाएगा, सीधा एकदम साफ साफ लिख देगा हेडिंग में कि आप इस विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये नहीं कहेगा कि आप दोनों विधि से हल कीजिए और फिर उसको तुलना कीजिए कि आपको कौन सा विधि अच्छा लगेगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा जो है बुक में, तो मतलब कि इस दे दिया है तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई एक विधि आपको वहाँ पे पूछी जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि जो है हम लोग जो ये प्रतिस्थापन विधि है ये पढ़ चुके हैं, है ना। पिछले 3.3 हुआ है हमारा, 3.4 हुआ है, उसमें हम लोग विलोपन, प्रतिस्थापन, है ना, तो ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं, ये सब विधि। तो हम जो है इसमें इस चैप्टर में मेनली क्या सीख रहे हैं, ये ब्रज गुणन विधि। कौन सा विधि सीख रहे हैं? ब्रज गुणन। तो इसी विधि से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारा रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है ना। तो युग्म दिया हुआ है तो यहाँ से क्या करेंगे हम, a1 b1 c1, और दूसरा जो रैखिक समीकरण है हमारा, वहाँ से a2 b2 c2 ज्ञात करेंगे और ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला लगाएंगे। वहाँ से हमारा x y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे बाबू यहाँ पे हल। ठीक है, हल लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से पहला जो समीकरण है हमारा 8x प्लस 5y बराबर 9 है। ठीक है, तो 8x प्लस 5y ये बराबर के दूसरे साइड 9 है, आप एक ही साइड कर लेना है इसको। तो ये प्लस 9 इधर आ जाएगा, माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a1 का मान पहला जो है कि समीकरण है ये, है ना, तो इसमें a1 हो जाएगा 8। ठीक है, b1 हो जाएगा इसमें क्या, तो 5 हो जाएगा, और आप यहाँ से c1 ज्ञात कर लेंगे। c1 जो है, c1 का वैल्यू हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला समीकरण से हम a1 b1 और c1 ज्ञात कर लिए। अब उसी तरह हम जो है समीकरण 2 से क्या करेंगे, a2 b2 c2 ज्ञात करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, तो समीकरण दूसरा जो है हमारा 3x प्लस 2y बराबर 4 है ना। 3x प्लस 2y बराबर क्या है, 4 है। तो आप जैसे पहला वाला समीकरण में है ना, बराबर के दूसरे तरफ 9 था तो एक ही तरफ किए थे, इसको भी क्या करना है, एक ही तरफ पहले कर लेना है। तो यहाँ से 3x प्लस 2y 4 है बराबर के दूसरे तरफ, इसको बराबर के इस साइड ही कर लेना है, -4 हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से a2 का वैल्यू हो जाएगा 3, b2 का मान हो जाएगा 2, और c2 का मान हो जाएगा -4। ठीक है, चलिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये बात हम जो है कि यहाँ से
एक समीकरण 1 और 2 से निकाल लिए। ठीक है, अब लगाएंगे हम लोग इसमें ब्रज गुणन विधि। कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं? ब्रज गुणन विधि से। ब्रज गुणन विधि से, तो ब्रज गुणन विधि से फॉर्मूला क्या होता है ना, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका क्या हो जाता है? ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इस पर अब हम सारा वैल्यू बैठाएंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 का, वहां से हमारा x और y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए मान रखते हैं हम लोग x बटे b1 और c2 का मान देखिए, तो b1 का मान जो है आपका, b1 का मान है 5, है ना, b1 का मान है 5 और c2 का मान देखेंगे तो -4 है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, सूत्र से ये माइनस है। फिर b2 c1, तो b2 का मान है आपका 2 और b2 c1 का मान जो है आपका -9 होगा। देखिए c1 का मान -9 है, यहाँ से लिखेंगे -9 बराबर y बटे में है c1 a2, तो c1 का मान हो गया, यहाँ से c1 का मान आपका हो गया -9 और a2 का मान हो गया 3, ठीक है, माइनस a2 c2 a1, तो c2 का मान -4, c2 का मान जो है क्या है तो -4 गुना a1 का मान देखिए 8 है, a1 का मान क्या है 8। उसी तरह आगे बढ़ेंगे, बराबर 1 बटे a1 b2, तो a1 का मान 8 है, a1 का मान 8 इंटू b2 का मान देखिए 2 है, b2 का मान क्या है 2, तो 8 गुना 2 हो गया, माइनस a2 b1, a2 का वैल्यू है 3 इंटू b1 का मान है आपका, b1 का मान है 5, तो 3 गुना यहाँ पे हो गया 5। चलिए यहाँ से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन सभी का वैल्यू को जो है इसमें क्या किए, फॉर्मूला में रख दिए। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए 4 पंचे 20 -20 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूना 18 यानी -20 + 18। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x बटे -20 + 18 बराबर y बटे, देखिए y वाला को सॉल्व कीजिए, -9 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो -27 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32 यानी -27 प्लस 32 हो गया, -27 + 32 बराबर 1 बटे में देखिए तो 8 दूना 16 माइनस 3 × 5 = 15, 16 - 15 है ना, यहाँ हो जाएगा 16 - 15। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x बटे में हो जाएगा क्या, तो बटे में आपका यहाँ से x बटे -20 में से आप 18 को घटाइएगा तो -2 है ना, बराबर 32 में से -27 और +32 है, प्लस माइनस घटेगा तो y बटा ये 32 में से 27 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 आपका। ठीक है, 32 में से 27 माइनस हो गया 5 हो गया, बराबर ये 1 और 16 में से 15 गया तो 1,
तो अब जो यहाँ पे x बटे -2 है, इसको एक बार हम 1/1 से बराबर करेंगे और फिर जो है ये y बटे 5 को एक बार 1/1 से बराबर करेंगे, तो यहाँ से x और y का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से कीजिए, x बटे -2 बराबर 1/1 है ना। अब फिर y बटे 5 को आप क्या करेंगे, 1/1 के साथ में बराबर करेंगे, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, कोना कोनी गुना होता है, ठीक है। तो 2 को जब हम x से गुना करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा हमारा 2x और -2 को 1 के साथ करेंगे गुना, तो हो जाएगा यहाँ पे -2। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर -2 बटे 2, 2 कैंसिल हो गया एक बार में, तो x बराबर निकल के आ गया -1। x बराबर क्या निकल के आ गया, -1। उसी तरह आप इसको कोना कोनी, जब बराबर रहता है बीच में तो कोना कोनी इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 1 को जब हम y से गुना करेंगे तो हो जाएगा y, और 5 को जब 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी y बराबर निकल के आ गया 5। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि ब्रज गुणन विधि से हम सॉल्व किए तो x बराबर निकल के आया हमारा -1 और y बराबर निकल के आया +5, है ना। ये x y का आंसर हो गया। क्लियर है, एक्स वाई का क्या निकल के आ गया, ये आंसर। चलिए, तो ये तीसरा नंबर का सवाल था आपका। कह रहा था प्रतिस्थापन और ब्रज गुणन विधि से बनाने के लिए, तो हम प्रतिस्थापन विधि को छोड़ दिए क्योंकि ये पिछले जो है कि चैप्टर में हम करा चुके हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे ब्रज गुणन इस चैप्टर में चल रहा है, तो हम ब्रज गुणन को ही लेकर के आगे बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन नंबर 1 है। सबसे पहले 4 में क्या कहा जा रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं, हेडिंग पढ़ते हैं। कह रहा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए। यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप जो है कि अब पढ़ चुके हैं सारा विधि। कौन कौन सा विधि, तो ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि, ये सारा विधि हम आप लोगों को सिखा चुके हैं। तो अब कह रहा है कि ये सारा क्या है, बीजगणितीय का विधि है ना। तो अगर उसका अस्तित्व हो, यानी कि अगर रैखिक समीकरण का जो यहाँ से अनुपात बनेगा, तो अगर उसका अस्तित्व होगा तो आप जो है उसको बीजगणितीय, किसी बीजगणितीय विधि से आप हल कर सकते हैं। अब ये नहीं कह रहा है कि स्पेशली कि आप ब्रज गुणन से ही बनाना है, प्रतिस्थापन से ही बनाना है। आप सारे विधि को जान चुके हैं, तो आप जो विधि आपको उचित लगता हो, आसान हो है आपके लिए, आप उस विधि से आंसर निकाल सकते हैं। आंसर सेम ही निकलेगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है। चलिए देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन रोमन नंबर 1। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मासिक व्यय मतलब होता है खर्च, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है। शेष इस पर निर्भर करता है। आगे पढ़ते हैं कि छात्रों ने कितने दिन भोजन लिया है, ठीक है। जब अब देखिए यहाँ तक तो हमको समझ में आया कि एक मासिक क्या कहते हैं, एक छात्रावास में मासिक व्यय है, मतलब व्यय का भाग नियत है। नियत का मतलब होता है कांस्टेंट, कि कुछ दिन जो आप खाइएगा, कुछ दिनों के लिए आपको एक फिक्स रुपया है। अगर उससे आप अगर एक्स्ट्रा खाते हैं तो उसके लिए कुछ चार्ज जो है ना देना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो वही बात समझ में आया कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, यानी कि एक्स्ट्रा कितना दिन भोजन लिया, उस पर जो है निर्भर करता है। उसके हिसाब से उसको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अब क्वेश्चन कि जब एक विद्यार्थी था ए को 20 दिन भोजन करता है और उसे 1000 रुपया जो है ना छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो एक लड़का था, छात्र था, वो जो है कि 20 दिन भोजन किया, उसके लिए उसे 1000 रुपया देना पड़ा, ठीक है। अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है उसे छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं, तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। नियत
कितना रुपया जो है कि लगता है, और प्रति अतिरिक्त जो वो खाएगा तो हर एक दिन के लिए उसे कितना देना पड़ेगा, ये ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया मोटा मोटी, है ना। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले नियत कहा जा रहा है, तो हम मानेंगे यहाँ पे नियत जो है व्यय, क्या मानेंगे, नियत व्यय। ठीक है, देखिए लिखेंगे माना कि नियत व्यय नियत व्यय x रुपया है। ठीक है, नियत कहा जा रहा था, नियत व्यय, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, है ना। तो प्रतिदिन देखिए, तथा प्रति दिन अतिरिक्त, प्रतिदिन अतिरिक्त प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन का व्यय y मान लेते हैं इसको हम लोग, है ना। अतिरिक्त के लिए कितना है खर्च होता, व्यय होता है, तो y रुपया, और नियत हमारा नियत व्यय क्या है, तो x। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से यहां पे एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या कि जब विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन कराता है तो वह 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं 20 दिन के लिए, है ना। तो ध्यान दीजिए कि नियत के लिए उसे x रुपया देना पड़ता है ना, और 20 दिन के लिए एक दिन अगर एक्स्ट्रा अतिरिक्त करता है तो y, तो 20 दिन के लिए कितना लगेगा, 20y, है ना। तो यहाँ से x प्लस 20y बराबर हो जाएगा 1000 रुपया, है ना। 1000, यही ना है कि ये x क्या है, तो ये नियत है, नियत खर्च के लिए, और एक दिन के लिए y, 20 दिन के लिए 20y, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कुल उसे 1000 रुपया देना पड़ता है। ये समीकरण नंबर हमारा पहला हो गया। ठीक है, पुनः हम दूसरा समीकरण हम देखते हैं। तो आइए फिर से क्वेश्चन आगे देखिए। तो आगे देखिए कहा जा रहा है कि जबकि विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन कराता है तो छात्रावास के लिए उसे 1180 रुपया अदा करना पड़ता है ना, 1180 रुपया। तो x नियत है, 26 दिन एक्स्ट्रा कराएगा तो 26y उसको जो है देना पड़ेगा रुपया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कुल जो है उसको अदा करना पड़ता है 1180 रुपया। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब यही दोनों समीकरण को हम लोग हल करेंगे और हमारा x y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 हमारा जो था x प्लस 20y बराबर 1000 रुपया, और समीकरण 2 जो था x प्लस 26y बराबर 1180 रुपया। यही दोनों को हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देना है, वहाँ से हमारा x और y का मान निकल के आ जाएगा। ये x कट जाएगा, यहाँ माइनस है, -26, ये बीच वाला साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो -26 और प्लस 20 घट जाएगा, तो -6y बराबर ये -1180 और 1000 है, तो 1180 में से अगर आप 1000 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 180 माइनस 180। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर हो जाएगा 180/6। ठीक है, 6 से कटेगा, 6 3 18, 30 बार में y का मान निकल के आ जाएगा 30। y का मान क्या निकल के आ गया, 30।
अब समीकरण 1 या 2 में आप y का मान रखिए, वहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में क्या करेंगे, y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस 20y बराबर जो है 1000, है ना। तो x प्लस 20y बराबर 1000। ठीक है, 1000। चलिए अब इसमें हम y का मान रखेंगे, तो x प्लस 20, y का मान है कितना, तो 30 बराबर 1000। तो x प्लस 20 गुना 30 हो जाएगा, 3 दूना 6, 600 निकल के आ जाएगा, है ना। अब बराबर यहाँ 1000। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1000, ये प्लस 600 उधर चला गया, माइनस 600 हो गया। तो x बराबर हो गया 1000 में से 600 माइनस कीजिए तो 400 आपको x का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, तो अब देखिए x हम किसको माने थे, x माने थे हम किसको, तो नियत व्यय, है ना। तो हमारा यहाँ से लिखेंगे कि अतः नियत व्यय क्या, x बराबर, नियत व्यय x बराबर 400 रुपया, और प्रतिदिन का व्यय, है ना, भोजन का व्यय, प्रति दिन भोजन का व्यय y बराबर हो जाएगा आपका 30 रुपया करके उसको देना पड़ता है। y का मान 30 निकला है ना। तो यही पूछा जा रहा था हमसे क्वेश्चन में कि आप नियत व्यय क्या है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या है। तो नियत व्यय जो है हमारा क्या निकला, नियत व्यय 400 रुपया, और भोजन के लिए उसे 30 रुपया जो है अतिरिक्त दिन के लिए उसे 30 रुपया देना पड़ता था। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आंसर। चलिए, तो ये चौथा का रोमन नंबर 1 था। तो चलिए समझ में आया होगा आप लोगों को, तो ठीक है, घर में प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।